उत्तरकाशी के राजकीय इंटर कॉलेज कम्मत में छात्राएं बेहोश होकर अजीब सी हरकत करती हुई नजर आई हैं, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि कुछ छात्राएं विद्यालय के नए भवन में प्रवेश करते ही बेहोश हो गए। इसके बाद में अपने होश में नजर नहीं आई। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल की नई बिल्डिंग में जाने के बाद में लगातार ये समस्या सामने आ रही है, लेकिन आज कई छात्राएं एक साथ बेहोश हो गई और अजीब सी हरकत करने लगी, जिन्हें बाद में अस्पताल पहुंचाया गया, फिर उन्हें गाँव लाया गया। वहीं डॉक्टर का कहना है कि ये मास हिस्टीरिया का मामला है। जब शरीर तनाव को नहीं झेल पाता है तो ऐसी स्थिति में चला जाता है। वहीं इलाके में खासी चर्चाएं हैं और लोग इसे अंधविश्वास से जोड़कर भी देख रहे हैं। देवी देवताओं के पास गए, हम लोगों ने वहाँ पूछा और जो हमारे देवता के अवतार है उन्होंने कहा कि ये सब मेरे दोष के कारण, और यहाँ पर जो पूजन होता है, जो हमारी संस्कृति बताती है कि जो पूजन विधिवत रूप से उद्घाटन पूजन होना था वो नहीं हुआ, जिस प्रकार से यहाँ पर छात्रों की जो अधिकतर छात्राएं बीमार हो। हाँ, इस समय मैं देख रहा हूँ एक आध दिन से कुछ बच्चे जो हैं वो असामान्य तरीके से जो है वो अस्वस्थ हो रहे हैं और हमें ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्यों हो रहा है। तो बेसिकली डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या है, तो वो उन लोगों को होता है जो जिनमें स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता उतनी नहीं होती। तो जिन लोगों में स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता नहीं होती, तो जब बॉडी स्ट्रेस को हैंडल करती है तो ये हो जाता है। तो माइंड स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा, ये बॉडी को स्ट्रेस को हैंडल करने का एक तरीका है। नैनीताल में गुरुवार को रोपवे हवा में रुक गया। जब ट्रॉली रुकी उस वक्त ट्रॉली में 12 लोग सवार थे। इसमें 6 विदेशी नागरिक भी थे। इसके साथ ही 5 स्कूली बच्चे के साथ साथ एक कर्मचारी करीब आधे घंटे तक ऊपर फंसा रहा। इस दौरान पर्यटकों की जान अटकी भी रही, लेकिन केएमवीएन की टीम ने रेस्क्यू करके सभी पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आसानी से नीचे उतार दिया। बताया जा रहा है कि ठीक 3:30 बजे पर्यटकों को लेकर रोपवे ट्रॉली स्नो व्यू की ओर जा रही थी और अचानक से रोपवे से आवाज आने लग गई, जिसके बाद ट्रॉली को रोक दिया गया और सभी पर्यटकों को नीचे उतारा गया। को जा रहे थे हमने तो सोचा पहले लाइट चलेगी, मैं बच्ची को लेने आई हूँ अपने, तो सबसे पहले मुझे ही किया, हालांकि सेफ्टी से किया, लेकिन कुछ फॉल्ट आने की वजह से रेस्क्यू किया गया। तकरीबन कितनी देर वहाँ रहना पड़ा? 20 मिनट तो हो ही गया था। मैंने सोचा लाइट चलेगी होगी, फिर मैंने उनसे पूछा, ट्रॉली अटकी हुई थी, मैंने उनसे पूछा ये चलेगी नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये खराब हो चुकी है, नीचे भी ट्रॉली अटकी हुई है, तो वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो आप वहाँ से ले लीजिए। से एक नीचे काउंटर वेट है हमारा, जहाँ से सारा ऑपरेट होता है, वहाँ से हमें एक आवाज़ आई, मैकेनिकल साउंड आई, तो हमने जब चेक किया तो हमने पाया कि बैरिंग टूट चुका था, बैरिंग की आवाज़ थी वो। इस वजह से सेफ्टी साइड रह के हमने प्रिकॉशनरी बेस पे पैसेंजर ट्रॉली वहीं पे रोक दी और पैसेंजरों को रेस्क्यू कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को लेकर विवादित बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बद्रीनाथ 8वीं सदी तक बौद्ध धर्म स्थल था और बौद्ध धार्मिक स्थल खत्म करके बद्रीनाथ मंदिर बनाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसके लिए विकिपीडिया का हवाला भी दिया और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। और आज बद्रीनाथ धाम विकिपीडिया खोल के देखिए, आज भी स्पष्ट लिखा है कि बद्रीनाथ धाम 8वीं शताब्दी तक बौद्ध मठ था, बौद्ध धर्म स्थल था। तो और शंकराचार्य जी ने इस बद्रीनाथ धाम का स्थापना कराया था। तो स्वाभाविक रूप से जब बौद्ध मठ पहले था और आज बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल है, तो बौद्ध मठ को ही तहस नहस करके बनाया गया ना। तो इसीलिए अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो विवाद का कभी अंत नहीं होगा। विकिपीडिया खोल के देखिए आज। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए विवादित बयान से उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहितों साधु संतों में उबाल है। उत्तराखंड तीर्थ पुरोहित महापंचायत के महासचिव ब्रिजेश सत्ती का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और मौर्य राजनीतिक हताशा में बिना पढ़े लिखे कुछ भी बोल रहे हैं। पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बद्रीनाथ को दिया गया जो स्टेटमेंट है, निश्चित रूप से यह उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है और उन्हें शायद ज्ञान नहीं है, उनका अध्ययन नहीं है। तो हमारा तो उनको ये सुझाव है कि पहले वो बद्रीनाथ धाम के बारे में अध्ययन कर लें और उसके बाद अपनी बात रखें। जहाँ तक बद्रीनाथ धाम की बात है तो यह अनादिकालीन है
और यह अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नाम से बद्रीनाथ धाम को जाना जाता रहा है। और जहां तक उनका कहना है कि यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, तो उन्हें यह जानना चाहिए कि यह धाम अनादिकाल से है और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति। भ्रष्टाचार पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक और बड़ा एक्शन हुआ है। सीएम धामी ने देहरादून के रजिस्ट्रार ऑफिस के सब रजिस्ट्रार रामदत्त मिश्र को सस्पेंड कर दिया। रजिस्ट्रार दफ्तर में सीएम धामी ने बीते कई दिनों छापा मारा था और छापे के दौरान में भारी अनियमितताएं पाई गई थी और सीएम धामी के निर्देश पर मामले में एसआईटी जांच चल रही है। के रूप में और कई जगह पर जो रजिस्ट्री वाले रजिस्टर हैं, उन रजिस्टरों में कई जगह पर शिकायतें आई हैं कि उसके पन्ने बदल दिए गए हैं और जो असली जो उसका मालिक है उसका सारा डिटेल ही उसके अंदर से गायब कर दिया गया है। इसलिए इसमें एसआईटी का गठन किया है, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और मैंने स्वयं जाकर वहां पर देखा है। इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे कि उत्तराखंड के अंदर जो अपना अच्छे तरीके से रहने वाले लोग हैं, जिनकी अपनी जमीनें हैं, अपना पुराना जायदाद है, उस पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, उन पर मन में किसी प्रकार का संदेह न हो, वो निश्चिंत होकर यहाँ रहें, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर रहे हैं। उत्तराखंड पहुंचे नेपाल की डेलीगेशन ने आज सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक ये मीटिंग चली, जिसमें भारत और नेपाल के कई मुद्दों पर बातचीत हुई। सीएम धामी ने कहा कि नेपाल और उत्तराखंड का रोटी बेटी का नाता है और नेपाल भी चाहता है कि भारत की तरह वहां भी विकास हो। सीएम ने कहा कि नेपाल की हर संभव मदद के लिए वो तैयार हैं। नेपाल की डेलीगेशन ने सीएम धामी की खूब तारीफ की और कहा उन्होंने राज्य के विकास के लिए बहुत काम किए हैं। घसियारी योजना का प्रेजेंटेशन, मानसखंड मंदिर माला मिशन, क्योंकि दोनों राष्ट्रों के, और कैलाश जो हमारा बाबा कैलाश की भूमि है मानसखंड, उसके आसपास का बहुत सारा क्षेत्र, चूंकि जैसे मानसखंड मंदिर माला मिशन उत्तराखंड के अंदर बन रहा है, भारत के अंदर बन रहा है, उसी प्रकार से एक बड़ा क्षेत्र जो है स्कंद पुराण में नेपाल में भी उल्लेख है। हम लोगों ने कहा है कि जहाँ से हम लोग यहाँ पर उसको डेवलप कर रहे हैं, नेपाल भी उसको आगे के लिए डेवलप करे। इनक्यूबेटर्स के क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में, स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ प्रयास हो रहे हैं, उनसे भी उनको अवगत कराया। उन्होंने नेपाल आने का आमंत्रण दिया है। इतने प्रभावित हो गए हमने उनके काम से, यहाँ के मुख्यमंत्री के काम से, कि हम इससे बहुत लाभ नेपाल भी ले आएंगे। उन्होंने यहाँ के धार्मिक पर्यटन को के जिस तरह से बढ़ावा दे रहा है, उसके विकास कर रहा है, उसी की वजह से यहाँ के आर्थिक विकास में भी योगदान है। अंकिता भंडारी के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का एक बयान बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है और साथ ही उस पर जमकर राजनीति हो रही है। और इधर कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी के एक नेता को नोटिस थमा दिया है और पार्टी अध्यक्ष कह रहे हैं कांग्रेस के अंदर के स्लीपर सेल ही माहौल खराब कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। केवल ऐसा कि जिंदाबाद जिंदाबाद करने से जिंदाबाद नहीं होगी। भूख रहे हैं दुनिया के लोग, गढ़वाल के लोगों का खून पानी हो गया है, बेटी मार दी, बेटी का बलात्कार हो गया, वीआईपी के सारे सबूत छिपा दिए, लेकिन गढ़वाल सोया है। इसी महीने गढ़वाल में हुई कांग्रेस की स्वाभिमान यात्रा का कोई खास असर नहीं रहा। अलबत्ता यात्रा के दौरान करण मेहरा का दिया गया एक भाषण जरूर चर्चा में है। अंकिता भंडारी की बात उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा था कि गढ़वालियों का खून पानी हो चुका है। करण माहरा ने अपनी बात राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कही। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष के भाषण को क्षेत्रवाद से प्रेरित बताया। मामला गर्म हुआ तो कांग्रेस की नजरें अपनी ही पार्टी के नेताओं पर घूमी। आरोप लगा कि ऐसे नेता बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। अंदर से हुई और उसके बाद में बीजेपी ने पकड़ा। इस बार भी शुरुआत कांग्रेस के अंदर से हुई है, उसके बाद बीजेपी ने उसको लपका है और उसको और प्रचारित करने का काम किया है। तो मैं कहता था, जो मैंने शुरू में बनने के बाद कहा था कि स्लीपिंग सेल्स हैं, और मैं आज भी उस बात पे कायम हूं कि कई लोग ऐसे हैं जो पार्टी के अंदर रह के पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। अरे भैया, अगर भीड़ नहीं आई तो क्या आप गाली दोगे गढ़वाल के लोगों को? क्या मतलब क्या है ये कहने का मतलब? क्या तात्पर्य है भैया आपका कहने का? और कोई एडिटिंग विडिटिंग नहीं हुई है, वीडियो में उन्होंने कहा है, और जो उन्होंने कहा है तो भाई आप ये कहो ना कहा है, अब या तो तुमने गलती से कहा है। करण माहरा के बयान की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी। वहीं कांग्रेस के दूसरे नेता मनीष खंडूरी का एक वीडियो सामने आया है।
बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने गुरुवार को मनीष का वीडियो अपने फेसबुक पेज में अपलोड किया और उनकी भाषा पर आपत्ति जताई है। तो अगर आपका खून नहीं खोला तो आप पहाड़ी नहीं हो, मैं आपके मान सम्मान पे थूकता हूँ। अगर आपका खून नहीं खोला तो आपकी उत्तराखंडी पे थूकता हूँ। गढ़वाली नहीं है आप, पहाड़ी नहीं है आप, उत्तराखंडी नहीं है आप, थूकता हूँ। मनीष खंडूरी पूर्व सीएम बीसी खंडूरी के बेटे हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मनीष की बहन रितु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर हैं। मजेदार बात यह भी है कि क्षेत्रवाद का जो मुद्दा बीजेपी ने करण माहरा के हवाले से लपका तो वह फिलहाल मनीष खंडूरी पर जाकर अटक गया है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत के स्टिंग केस में आज सुनवाई टल गई। हरक सिंह के वकील ने कोर्ट से वक्त मांगा और कहा कि मुझे अपनी क्लाइंट से कुछ निर्देश लेने हैं, जिसके बाद वो शपथ पत्र दाखिल करेंगे। वहीं कोर्ट में हरीश रावत के वकील ने भी वक्त मांगा और जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 31 अगस्त तय किया है। हरीश रावत ने खुद याचिका दाखिल करके सीबीआई की जांच को चुनौती दी है। राष्ट्रपति शासन के दौरान तत्कालीन गवर्नर द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी के खिलाफ जो सीबीआई जांच की अनुमति प्रदान की गई थी। उत्तरकाशी के तिलोथ कूड़ा सेंटर में कूड़ा छटाई का लगातार विरोध हो रहा था, जिसके बाद में जिला प्रशासन ने यहां धारा 144 लागू कर सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन बीती रात यहां कूड़ा छटाई कर रहे ठेकेदार और साथ ही पालिका कर्मियों के साथ में अज्ञात लोगों ने धक्का मुक्की की और गाली गलौज भी किए। हाईकोर्ट ने भी तिलोथ में कूड़ा छटाई के आदेश दिए हैं। अभी तक गंगोत्री हाईवे पर तांबा खानी सुरंग के बाहर कूड़ा डंप किया जा रहा था और साथ ही एसडीएम भटवाड़ी ने बताया कि तिलोथ में 200 मीटर की परिधि में 2 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी और उत्तरकाशी में कूड़ा छटाई सेंटर तिलोथ में 1 हफ्ते के लिए लगाई गई धारा 144 का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण यहां कूड़ा डालने का विरोध कर रहे हैं। टिहरी के घनसाली के लाटा गांव में नाले के उफान पर आने से एक घर तबाह हो गया है, जबकि कई घरों में बारिश का मलबा घुस गया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने घनसाली केदारनाथ रोड पर जाम लगा दिया। प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। प्रशासन का कहना है कि प्रभावित परिवारों को मुआवजा दे दिया गया है। कई लोगों ने विस्थापन की मांग की है। उनकी मांग को डीएम दफ्तर के लिए भेज दिया गया है। तस्वीरें देख रहे आप जहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। पूरा मलबा यहाँ पड़ा है। आज देख रहे हैं आप पूरे पेड़ उखाड़ करके वैसे देख रहे हैं। आज ये जो घटना हो रही है उन पेड़ों के कारण हो रही है। वो पेड़ साबुत जड़ से ही उन्होंने उखाड़ के फेंक दिए। वो पेड़ नीचे फ्लड से बह के आ गए। उन्होंने नहर तोड़ दी, पुलिया तोड़ दी और उसके बाद जो है घरों में मलबा घुस गया। 5 घरों में मलबा वगैरह घुसने से 5 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ कृषि भूमि की भी नष्ट हुई है, जिसका मुआवजा हमारे द्वारा तत्काल बांट दिया गया है। और 5 परिवारों को इनकी मांग है हमें विस्थापित करो और जायज भी है। यहाँ पे खतरे की दृष्टि को देखते हुए हम लोगों ने विस्थापन के लिए जो है जियोलॉजिस्ट टीम के लिए रिक्वेस्ट की है जिले में। जोशीमठ नगर क्षेत्र में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जोशीमठ की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो यहाँ के रेड जोन इलाके में एक बार फिर से भू धसाव शुरू हो गया है। रिपोर्ट दिखे। बीती 2 जनवरी से जोशीमठ नगर क्षेत्र में जगह जगह दरारें पड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। मनोहरबाग, सिंघधार, गांधीनगर, सुनील और मारवाड़ी वार्ड में तेजी के साथ दरारें पड़ने लगी हैं। फरवरी से जून तक स्थिति सामान्य थी, लेकिन मानसून शुरू होते ही जोशीमठ नगर क्षेत्र के खेत खलियानों पर आफत एक बार फिर से आ गई है। पैदल मार्ग तो एक तरफ पूरे धंस गए हैं और सड़क पर दरारें पड़ चुकी हैं। पहले थोड़ी हल्की फुल्की दरारें थी, लेकिन आजकल जब से 2-3 दिन से लगातार बारिश आए उस वजह से हमारे जो नीचे के सबसे नीचे के खेत हैं
वो पूरे टूट चुके हैं। हम लोगों ने उसमें अनाज बोए थे, अनाज भी पूरे टूट चुके हैं, दब गए हैं नीचे। मतलब पूरा इतना गहरा हो रखा कि एक आदमी अंदर बाहर कर सकता है, इतना गहरा हो रखा है। जोशीमठ महाविद्यालय में भी दरार दिखाई दे रही है। यहाँ परिसर में कई सुरक्षा दीवारें टूट गई हैं। विज्ञान भवन पर दरार पड़ चुकी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि औली रोड पर पड़ी दरारों का निरीक्षण करवाया जाएगा, जबकि दूसरी जगह जो दरारें पड़ी हैं वो भू धसाव या फिर बारिश की वजह से नहीं पड़ी हैं। वार्ड मनोहर बाग, वार्ड मारवाड़ी और सिंघधार का भ्रमण किया गया, जिसमें मनोहर बाग वार्ड में औली रोड पर एक नई दरार परिलक्षित हुई है, जिसके संदर्भ में तत्काल भूवैज्ञानिक को एक बार आकर निरीक्षण करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। कोई भी दरार बड़ी नहीं है और स्थानीय लोगों ने भी बताया कि भू धसाव के कारण दरारें नहीं बढ़ी हैं, लेकिन कुछ स्थान पर भारी बारिश के कारण कुछ क्षति हुई है, जिसे नगरपालिका के द्वारा ठीक करवाया जा रहा है। मानसून की वजह से जोशीमठ एक बार फिर से भू धसाव के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। खेत बर्बाद हो रहे हैं, पैदल रास्ते टूट रहे हैं और घरों में दरारें पड़ रही हैं, जिससे लोग खौफ में जी रहे हैं। इन सब के बीच प्रशासन दावा कर रहा है कि सब कुछ ठीक है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और जोशीमठ औली रोड पर पड़ रही दरारों की खबर न्यूज़ 18 पर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया है, जिसके बाद बीआरओ ने आनन फानन में सीमेंट की लीपापोती कर दी, लेकिन सीमेंट डालते ही सीमेंट फट गया, जिससे बीआरओ की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लग गए। बारिश में ही सीमेंट को डाला जा रहा है, जो दोबारा हुई बारिश में फट गया। उत्तराखंड में 86 मोटर पुलों पर खतरा मंडरा रहा है। इनमें से 12 पुल तो खतरनाक हालात में हैं, जिन पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। पुलों की सबसे खस्ता हाल स्थिति गढ़वाल में नजर आ रही है। कैसे हालात है वहां पर, इस रिपोर्ट में देखिए। दो 2021 में बरसात के दौरान देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर बना रानी पोखरी पुल बीच से ध्वस्त हो गया। 2022 में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को जाने वाली थानू रोड पर सोंग नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया, तो इस साल कोटद्वार में मालन नदी पर बना पुल भी बीच से ढह गया। बवाल मचा तो प्रदेश भर में पुलों का सेफ्टी ऑडिट के आदेश जारी कर दिए गए। प्रदेश भर में मौजूद करीब 3,262 पुलों में से 2,200 पुलों का ऑडिट किया जा चुका है। रिपोर्ट बताती है कि 86 पुल सेफ्टी ऑडिट में फेल हो गए। इनमें 12 पुल तो खतरनाक हालात में हैं। इनकी जगह अब नए पुल बनाए जाएंगे। जितने पुलों का निरीक्षण किया गया है, लगभग 2,200 पुलों का निरीक्षण किया गया, उसमें 86 पुल हैं जो असुरक्षित या खतरे की स्थिति में आए हैं। तो उनमें ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी पुल जिनमें फिजिकली ये इंश्योर किया जा सकता है कि माइनर रिपेयर की आवश्यकता है, उसको तत्काल माइनर रिपेयर किए जाएं। सबसे ज्यादा गढ़वाल में 60 पुल अनफिट पाए गए, जबकि कुमाऊं में 26 पुल सेफ्टी ऑडिट में फेल हो गए। अब बड़ी जांच के लिए IIT रुड़की जैसे एक्सपर्ट्स एजेंसियों का चयन हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि पुलों का सेफ्टी ऑडिट पहली बार कराया जा रहा हो। ये काम पहले भी हुआ, मगर रिपोर्ट सालों तक फाइल में सड़ती रही और पुल जर्जर होकर खुद ही ध्वस्त हो जाते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। वहीं कैलाश पर्वत भले ही चीन के अधीन हो, लेकिन अब इस पर्वत के दर्शन भारत से भी किए जा सकते हैं। 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ओल्ड लिपुलेख से पवित्र कैलाश के दर्शन किए जा सकते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने की राह इतनी आसान भी नहीं है, जिसे देखते हुए अब हवाई मार्ग से कैलाश के दर्शन की योजना बन रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक दौर में भले ही कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए भारत की चीन पर निर्भरता रही, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिथौरागढ़ के ओल्ड लिपुलेख से कैलाश के दर्शन आसानी से हो पा रहे हैं। यहां पहुंचने के लिए नाभि ढांग से 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है। 2017 में PWD अस्कोट ने पहली बार ओल्ड लिपुलेख के लिए पैदल रास्ता बनाया था। PWD अस्कोट के तत्कालीन EE AB कांडपाल की माने तो खराब वेदर कंडीशन के कारण पैदल रास्ते का साल भर टिके रहना काफी कठिन है। कैलाश पर्वत दिखता है वो करीब 17,000 फीट के हाइट पे है, तो उसका जो रास्ता है वो फ्रैक्चर्ड रॉक एक्चुअली है, वहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों का, तो वो हम लोगों ने मेंटेन किया था। लेकिन वहाँ पे आवश्यकता है कि वो हर
सीजन में उसको मेंटेन किया जाए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ गिरती है। काफी ऊंचाई पर होने के कारण ये इलाका तेज हवाओं की गिरफ्त में रहता है। ऐसे में हवाओं को चीर पाना किसी चुनौती से कम नहीं। कठिन भौगोलिक हालात होने के बाद भी भारतीय सेना ओल्ड लिपलेक तक ऑल टेरेन बाइक पहुंचा रही है। ऐसे में अब पर्यटन महकमा कैलाश पर्वत के दर्शनों के लिए जहां रोड से यात्रियों को पहुंचाने का प्लान बना रहा है, तो वहीं हेलीकॉप्टर की मदद से भी इस इलाके को गुलजार करने की योजना तैयार हो रही है। लेकिन वो दर्शन जो है वो सुबह प्रातः 6 बजे से लेकर आप 10:30 11 मान लीजिए। उसके बाद वहाँ पर जो है विंड कंडीशन अच्छी नहीं होती है, काफ़ी तेज विंड चलती है। तो इसके लिए जो है उत्तराखंड सरकार या पर्यटन विभाग जो है शीघ्र ही जो है बाई एयर और बाई रोड जो है कैलाश दर्शन शुरू करने जा रही है, जिसकी तैयारियां जो है चल रही है। चाइना बॉर्डर के करीब बसा ये इलाका धार्मिक पर्यटन के लिए काफी अहम हो गया है। आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए तो यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन अब चीन में मौजूद कैलाश पर्वत भारत से दिखाई देने के बाद संभावनाओं के नए दरवाजे खुल रहे हैं। ऐसे में अगर पर्यटन महकमे का प्लान जमीन पर उतरता है तो तय है कि इलाका कुमाऊं का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बन जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की है, जिसमें सख्त निर्देश भी दिए गए और जनता की शिकायतें जल्द से जल्द हल करने को कहा गया। और जब तक शिकायतकर्ता पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक उसे जबरदस्ती क्लोज ना किया जाए। सीएम धामी ने संदेह होने पर पीडब्ल्यूडी और साथ ही नगर निगम की शिकायतों की जांच के लिए गढ़वाल कमिश्नर और साथ ही पीडब्ल्यूडी सचिव को भी कहा है। सीएम धामी ने सभी विभागों को एक एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए गए। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।